Hello, Assalamu alaikum. Students, this is your teacher again, and today we are going to discuss about the next business strategy and which is strategic choice. Okay, so previous class we were talking about the strategic analysis and uh, we had learned the fourth approaches which is used in strategic analysis. So now we are going to discuss about the strategic choice. ओके सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं आप बोल सकते हो कि आपके पास अप्रोच है फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सेकंड है स्ट्रेटेजिक चॉइस ठीक है एंड थर्ड है आगे पास स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ठीक है अच्छा अब जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है उसमें हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई एक डेवलपमेंट की कोई स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की या फॉर एग्जांपल मार्केट में एक्सपेंड करने की बिजनेस को एक्सपेंड करने की बिजनेस को ग्रो करने की कोई भी स्ट्रेटजी है या हम कोई प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं बेसिकली प्रोडक्ट ही होती है अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोडक्ट कोई न्यू इनोवेट करनी है कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसके थ्रू भी बेसिकली आप ग्रो कर रहे हो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किसी और मार्केट में लेके जा रहे हो तब आप मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हो तब भी आप ग्रो ही कर रहे हो ठीक है तो खैर उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जितनी भी एक तरह से प्लान्स होंगे और जो कि स्ट्रेटजी टोटली ट्रांसलेट कर रही होगी हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को उसको हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट अप्रोच यूज करके उसमें हमने स्पॉट के बारे में पढ़ा था पेस्ट के बारे में पढ़ा था कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में पढ़ा था और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में पढ़ा था ठीक है और उसमें जो है वो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी को ये हम देख सकते हैं इन सारी अप्रोच के थ्रू कि स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी या फॉर एग्जांपल हमारी बिजनेस के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ होंगी बिजनेस के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ होंगी जो कि यूजफुल होंगी उस स्ट्रेटजी को आगे लेके जाने के लिए उसको एनालाइज करने के लिए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग ठीक है और इस तरीके से वीकनेसेस के साथ भी हम उसको देख रहे थे और उस स्ट्रेटजी को लेके हमारे पास कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सटर्नली और कौन से थ्रेट्स हैं और फिर हमने डिफरेंट कंपेटर्स को भी देखा कि अगर ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं मार्केट में तो हमारे कंपेटर्स के पास कौन कौन से जितने भी हमारी एक मार्केट है उसमें जितने भी हमारे साथ वो हमें हमें फोर्सेस जो कि रेजिस्ट कर रही होंगी उसमें वो बायर्स भी हो सकते हैं उसमें सप्लायर भी हो सकते हैं उसमें आगे कंपेटर्स भी हो सकते हैं तो वो कितने किस किस तरह की फोर्सेस होंगी जो कि आपकी उस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट होने में या उस स्ट्रेटजी के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं या हमने कौन से उनके डिसीजंस लेने हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि हम उसको सिलेक्ट करें या ना करें या अगर हम ये चीज लेके जाते हैं मार्केट में तो कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इसको अफेक्ट कर सकती होंगी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती होंगी ठीक है तो वो हमारा इसलिए एनालिसिस कहलाता था क्योंकि उसमें हम लोग बेसिकली अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको एनालाइज कर रहे होते थे डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करके ठीक है तो अब जो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं ना वो है स्ट्रेटेजिक चॉइस यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास है प्लान हमारे पास है स्ट्रेटजी हमारे पास है हमारे पास कुछ अप्रोच हैं और हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सी दो प्रोडक्ट है या हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट है चलो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है ना बेसिकली ये आपके बिजनेस को इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है कि वेयर शेल वी गो कि हमें जाना कहाँ चाहिए इसका आंसर करती है ठीक है अच्छा इसका आंसर किस तरीके से करती है फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप जस्ट लाइक ट्राई टू थिंक अबाउट द एंड्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छा एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रेटेजिक चॉइस की एक फर्स्ट वो है अप्रोच है अच्छा एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है ठीक है या फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिर हमारे पास एक कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं हम लोग ठीक है तो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमें हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में कि क्या हमें कोई अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है हमारी ठीक है उसको एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही लेके जाना चाहिए एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही लेके जाना चाहिए या फिर हमें
जो है वो कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी चाहिए और उसको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू कस्टमर्स को सेल करना चाहिए। इट मीन्स कि हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं, कोई न्यू मार्केट, ठीक है, या फिर हमें अपनी एक टोटली न्यू प्रोडक्ट बनानी चाहिए और उसको हमें बिल्कुल ही न्यू कस्टमर को, यानी कि किसी और मार्केट में जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ना दो चीजें हैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक जो है वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमें चॉइस दे रहा है, मतलब हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम किस तरीके से बेटर डिसीजंस ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जी ये स्ट्रेटेजिक चॉइस है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है एक दूसरा, आपकी एक्सपेंशन है या आप बोल सकते हो मार्केट एक्सपेंशन है। दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि किस, फॉर एग्जांपल अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके एग्जिस्टिंग मार्केट में जाएं तो वहां पे कितना रिस्क है। बेसिकली पहले हम लोग ना इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ऊपर जाकर थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि ये है क्या बेसिकली। अच्छा, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एक मॉडल है, ठीक है, यूज टू शो द डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द फोर ग्रोथ स्ट्रेटजीज। हमारे पास ये सारी चार ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, ये 16 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये ग्रोथ वाला क्वेश्चन आ जाता होता है। तो वो मार्केट ग्रोथ के बारे में फॉर एग्जांपल पूछ रहे होते हैं आपसे। तो उसमें आप इसके बारे में अलग से इन चारों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको 20 मार्क के अंदर, 20 मार्क्स के अंदर जो आपको पता है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 20 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा होता है कि 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक चॉइस और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो, अच्छा 16 मार्क का क्वेश्चन अभी खत्म हो गया है, 16 मार्क का क्वेश्चन अब नहीं आ रहा, आई थिंक 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो 12 मार्क्स के अंदर भी आपसे ना ये मार्केट की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ना ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अगर वो आपसे मार्केट के अंदर ग्रोथ स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं तो आप ये डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे पॉइंट्स, यानी कि वहाँ पे आप ये तीनों चारों चीजों के बारे में बात कर सकते हो। मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं, मार्केट डेवलपमेंट के बारे में कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में कर सकते हो और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली ये डाइवर्सिफिकेशन है। हम लोग बारी बारी इनके जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं इसके बारे में भी देखेंगे ये क्या चीज है और इसको कैसे हमने करना है। अच्छा, इसमें ये एक मॉडल है जो कि आपको ये बताएगा कि जो आपकी ग्रोथ, यानी कि इसके अंदर बेसिकली ग्रोथ हो रही है आपके प्रोडक्ट की, वो चाहे आपकी प्रोडक्ट की, बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो आपकी बिजनेस की ही ग्रोथ कर रही होती है ना। जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हो उसका मतलब यही होता है कि आपका टोटल बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे हो, कोई मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे हो इन ग्रोथ स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए, तो बेसिकली वो ग्रोथ ही हो रही है बिजनेस की। अगर आप टोटली एक न्यू प्रोडक्ट किसी न्यू मार्केट में लेके जा रहे हैं और वहां पे आपके न्यू कस्टमर्स जो हैं वो बन रहे हैं, तो तब भी ग्रोथ ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास चार मार्केटिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली। एक आपके पास मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो एंसॉफ है ये आपको बताएगा कि इन सब ग्रोथ स्ट्रेटजीज के साथ रिस्क कितना है, ठीक है, रिस्क कितना है ये बेसिकली आपको बताएगा, रिस्क कितना है। और फिर आप उनकी बेसिस पे जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको लेस रिस्क वाली स्ट्रेटजी की तरफ जाना है या फिर ज्यादा, क्योंकि अगर देखें ज्यादा रिस्क अगर बिजनेस में लिया रहता है ना तो उसका जो एंड पे आप ये बोल सकते हो कि जो रिजल्ट होता है ना वो फिर हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी में भी होता है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और बिल्कुल उसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। अच्छा, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में जो है हम कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं मैनेजर्स इसका यूज करके कि मार्केट जो है वो अपने सॉरी बिजनेस जो है वो अपने मार्केट को किस जगह पे ऑपरेट करे, ठीक है, और उसका जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने का प्लान क्या है। तो
तो हमारे पास जो है वो दो तरह के ऑप्शन होते हैं बेसिकली एस ऑफ मैट्रिक्स के लिहाज से। एक होता है कि हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहें। एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल फोन की कंपनी में हूँ, अगर मैं मोबाइल फोन सेल कर रही हूँ तो मैं मोबाइल फोन की कंपनी में ही रहूँ। मैं कोई न्यू प्रोडक्ट लेके किसी न्यू मार्केट में ना जाऊँ। और इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि अगर आप अपनी एक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर डील कर रहे हो तो आप पाकिस्तान के अंदर ही रहो। अगर आप वही प्रोडक्ट जो है वो लंदन जाकर सेल करते हो या फिर इंडिया में जाकर सेल करते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक न्यू मार्केट को, न्यू कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। ठीक है। तो इसका ये मतलब है। तो मैनेजर्स जो हैं वो उनके पास यहाँ पे एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के लिहाज से दे हैव ओनली टू चॉइसेस, टू ऑप्शंस। द नंबर वन इज like they have to maybe whether they want to remain in the existing market or they want to develop new ones। ठीक है, या तो उनको नई मार्केट में जाना है या फिर उनको उसी मार्केट में रहना है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं, ये दोनों चीजें आप ये साथ रखोगे तो आपको, एक सेकेंड, चलें। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप देखें, ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि आपने ना अपनी वही प्रोडक्ट जो आप पहले से बना रहे हो, ठीक है, या फिर उसमें आप कुछ डिफरेंट रेंजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की नेचर सेम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट बना रहे हो और मोबाइल फोन बनाने लग गए अचानक से। ठीक है, हाँ चॉकलेट बना रहे हैं, उसमें थोड़ी सी रेंज और इंक्लूड कर दें। मसलन सिंपल चॉकलेट बना रहे हो आप, और जो है वो अम, उसके अंदर हनी ऐड कर दो, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो पीनट्स ऐड कर दो, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स यू कैन ऐड इनटू योर चॉकलेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम लोग रेंज के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट टोटली न्यू प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेलिंग मोर ऑफ द सेम टू द सेम टाइप ऑफ पीपल, सेम ही कस्टमर है, सेम ही मार्केट है, ठीक है, और सेम ही प्रोडक्ट है। और ये भी बोल सकते हो कि सेम प्रोडक्ट, क्योंकि चॉकलेट तो चॉकलेट ही है ना, उसमें वेरिएशन ले आओ बट चॉकलेट तो चॉकलेट ही है, प्रोडक्ट तो वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हो और उसको वहां सेल करते हो अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर और एग्जिस्टिंग कस्टमर में उसको सेल करते हो। अच्छा, इसको इसमें जो है वो बहुत लोवेस्ट रिस्क है, जहां पे अभी आप ये देख रहे हो ना, बहुत लोवेस्ट रिस्क है। तो इसमें लोवेस्ट रिस्क जो है वो क्यों है? क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी जो है वो अपने प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। कस्टमर को बहुत ज्यादा आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, या वो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं, एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आपको ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू मार्केट में जाते हो तो वहां पे तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और आपको डिफरेंट रिसर्च भी करनी पड़ती है, जैसे हमने वो पेस्ट के अंदर देखा था, तो वो हमें चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी कस्टमर हैं, आप उनकी जो है वो टेस्ट के बारे में भी जानते हैं, आप उसकी नीड्स के बारे में भी जानते हैं। तो उसके लिहाज से जो है वो आप क्या करोगे, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही सेल करोगे। अच्छा, इसको अब कर किस तरीके से करते हैं? आप ज्यादा आउटलेट्स बना लें, ठीक है, ज्यादा आउटलेट्स क्रिएट कर लें, यानी कि अपनी शॉप्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाए, ताकि लोगों के लिए उसको परचेज करना आसान हो। ठीक है, अब देखें कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ये मेक श्योर करती हैं कि हर सिटी में उनकी ब्रांच हो। ठीक है, कि फैसलाबाद में भी उसकी ब्रांच होनी चाहिए, उसकी ब्रांच जो है वो लाहौर में भी होनी चाहिए, इस्लामाबाद में भी होनी चाहिए। उसकी रीजन क्या होती है कि इस्लामाबाद के जो कस्टमर हैं, मे बी वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, मे बी वो हमसे वो चीज परचेज करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी शॉप वहां नहीं है। तो हम अगर वहां पे शॉप लेके जाते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी उसी प्रोडक्ट की सेल को ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। पहले वो शायद कस्टमर हमसे ऑनलाइन परचेज कर रहे थे, अब हमारे आउटलेट्स पे आके करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग कोई ना कोई ऑफर लगा सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर लगा सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट दे सकते हैं हम उनको। और ये मोस्टली जो है वो आप कर सकते हो ऑन स्पेशल ओकेजन्स।
ये स्पेशल ओकेजन लाइक ईद वगैरह हो गई, ठीक है, ईद वगैरह 14 अगस्त इस तरीके से। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और स्पेशल ओकेजन्स के अंदर जो है वो किसी की बर्थडेज भी हो सकती है। जैसे अगर आप कैडबरी डेयरी मिल्क की एग्जांपल लें, तो कैडबरी डेयरी मिल्क जो है वो उसने एक तरह से, पहले चॉकलेट्स का क्या था कि उसको एक एक उसका थॉट प्रोसेस था, या आप कह सकते हो कि हम इस तरीके से कंसीडर करते थे कि चॉकलेट जो है वो सिर्फ बच्चों को ही खानी चाहिए, ठीक है, बच्चे, चॉकलेट तो बच्चों के लिए बनी है, ठीक है। लेकिन कैडबरी डेयरी मिल्क ने बहुत ही स्लोली स्लोली अपने एड्स के थ्रू जो है वो चॉकलेट को हर जगह पे शामिल करना शुरू कर दिया। ईद डे है तो आप किसी के घर चॉकलेट ले जाओ, किसी का बर्थडे है तो आप उसी घर में चॉकलेट ले जाओ, अगर आप फॉर एग्जांपल एग्जाम्स में पास हो गए हो तो आप चॉकलेट ले जाओ, बीवी नाराज है तो आप चॉकलेट ले जाओ, गर्लफ्रेंड को मनाना है तो चॉकलेट ले जाओ। तो यानी कि उन्होंने बहुत जो है वो चॉकलेट का जो एक लोगों के माइंड में एक वो था ना कि चॉकलेट जो है वो सिर्फ यही एज ग्रुप खा सकता है, उन्होंने उसकी डेफिनेशंस को ना थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, चॉकलेट की डेफिनेशन को, कि नहीं चॉकलेट जो है वो फिर इन स्पेशल ओकेजन्स के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। और उसकी बेसिकली वो सारे जो उनके एड्स वो चला रहे थे, तो वो बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन ही यूज कर रहे हैं। और वो जो डिफरेंट चॉकलेट के अंदर वेरिएशंस भी लेकर आए हैं, मतलब आई थिंक उनकी कोई आलमंड वाली भी है और फिर आई थिंक कोई सिल्क चॉकलेट भी है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही सेल कर रहे हैं, हमारे यहीं पे सेल कर रहे हैं। और जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे एड्स वगैरह रन करके, या फिर कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करके, स्पेशली जब भी कोई स्पेशल ओकेजन्स हो, ईद हो या कोई भी इस तरह का, स्पेशली तो ईद ही है, तो ईद हो तो उस तरीके से था। उससे उनको बेनिफिट क्या होता है कि कस्टमर स्पेशली उस टाइम पे उनकी प्रोडक्ट जरा परचेज करता है, दूसरों के घरों में लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ईद का दिन है और मैं जो है वो चॉकलेट लेके अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ, और मेरी फ्रेंड ने वो चॉकलेट टेस्ट की, उसको बहुत अच्छी लगी, तो मे बी वो भी वो चॉकलेट परचेज करे। और इस तरीके से पूरी जो है वो जगह पे ये चीजें चलती हैं। और इस तरीके से उनके नए कस्टमर भी बन जाते हैं, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं पर उनके नए कस्टमर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज भी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ना आजकल एक नेस्ट कैफे का बहुत ज्यादा ऐड देखा होगा। नेस्ट कैफे, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, बट मैंने बहुत देखा है। ये बहुत ना एक एड रन कर रहे हैं, और वो एड रन करने में ना उनकी जो आ, एक चीज आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट कैफे जो कॉफी है ना वो मोस्टली होती है सर्दियों में, सर्दियों में लोग उसको बहुत पीते हैं, गर्मियों में उसको कोई भी नहीं पीता। मतलब मैं खुद भी ऐसे हूँ कि मैं सर्दियों में उसको पीती हूँ और गर्मियों में उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि कॉफी बहुत गर्म है और ये सिर्फ सर्दियों के लिए है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैफे जो है वो कॉफी के एडवांटेज क्या है और कॉफी को समर सीजन में क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे रिलेटेड जो जितने भी मिथ हैं उसको ब्रेक कर रहा है। वो कुछ इस तरह के एड्स रन कर रहा है जहां पर दो करेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, और वो उनकी जो कन्वर्सेशन है वो टोटली इसी चीज के ऊपर वो लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि नेस्कैफे कॉफी को सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि आप उसको गर्मियों में भी यूज कर सकते हो, और उससे रिलेटेड वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू, ये भी एक मार्केट पेनिट्रेशन ही है कि आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हो और अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही कर रहे हो, सही है। तो यानी कि इससे जो है वो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, और उसके अंदर रिस्क भी बहुत लो लो है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है, तो ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट सेल यहाँ पे ना हो। और यहाँ पे आपको हाँ, जब आपको वेरिएशंस लेके आनी है अपने प्रोडक्ट में, तब थोड़ा बहुत जो है वो उसके ऊपर खर्च होता है, और उसमें लोवेस्ट रिस्क जो है वो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ना, नो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कोई रेंज ऑफ प्रोडक्ट निकाल के लेके आते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई न्यू रेंज की प्रोडक्ट किसी कस्टमर को पसंद ना आए, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो रिस्क है, तो इसलिए नो रिस्क नहीं है बट लोवेस्ट लोवेस्ट रिस्क है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें आप अपनी न्यू प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए जरा कि ये आपके पास जो है वो कोका कोला की एग्जांपल है। तो ये एक तो थी कोका कोला डाइट, ठीक है। इसमें पता नहीं, आई थिंक थोड़ी बहुत शुगर थी, शुगर का कंटेंट था या नहीं था, वैसे आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो लेकिन ये जो दूसरी उन्होंने एक रेंज निकाली ना कोका कोला जीरो, तो इसमें आई थिंक ये है कि इसके अंदर जीरो शुगर है, आई थिंक कुछ जीरो कैलोरीज है, कोई इस तरह का जो है वो इनका कुछ ये क्लेम करते हैं। तो ये मार्केट डेवलपमेंट है, ठीक है।
कि आप कोको कोला ने जो है वो अपनी एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आ गए, ठीक है। और वो न्यू प्रोडक्ट जो है वो मे बी किसी नीश को टारगेट करती हो, तो ये बेसिकली नीश को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हैं। तो देखो इन्होंने यहाँ पे जो है वो अपनी न्यू प्रोडक्ट भी बना ली, न्यू प्रोडक्ट जो है वो बनाई और की, तो उन्होंने एग्जिस्टिंग कस्टमर को शेयर है लेकिन सेल है, लेकिन इससे न्यू कस्टमर भी बन सकते हैं, क्योंकि इसको वो लोग यूज करेंगे, क्योंकि मैंने तो कभी ये डाइट कोक नहीं पी, तो मे बी वो लोग पीते होंगे इसको जो कि बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होंगे। अच्छा, तो इसमें जो है वो मीडियम रिस्क होता है। इसमें मीडियम रिस्क क्यों है? मे बी उनको न्यू प्रोडक्ट आपकी पसंद ना आए, और ऐसा ही है। आप अगर शॉप्स पे जाएं और अगर आप जाके देखें तो ये दोनों वहां पे आपको बहुत ही कम नजर आएंगी। मोस्टली आपको वो जो रेगुलर वाली कोक मिलती है ना, वही आपको वहां पे शॉप पे देखने को मिलेगी। ये दोनों कोक में से कोई भी कोक वहां पे आपको नहीं मिलेगी। कोई बहुत बड़ी शॉप है, कोई बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, वहां पे आपको ये शायद मिल सकती हो, अदरवाइज ये कहीं और नहीं मिलेगी। तो इसकी रीजन क्या है? लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, लोग इतना ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं है। तो और वैसे भी अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है तो उसमें अब क्या डाइट, उसमें तो फिर आप जो मर्जी कोक पी लो, तो लोगों का कुछ ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे मीडियम रिस्क है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट बात करने लगे हैं आपकी मार्केट डेवलपमेंट के बारे में। तो ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे सॉरी थर्ड है, सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसको बिल्कुल नए कस्टमर में सेल कर रहे हो। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल है ना, वो एग्जांपल है जी आपकी न्यूट्री फैक्टर। तो न्यूट्री फैक्टर के बारे में आई होप आपको पता होगा। इट इज काइंड ऑफ इट लाइक made a lot of medicines like vitamin tablets, vitamin E, vitamin C, and I think they also made a lot of medicines related to the wrinkles, the problem, the solution of the wrinkles। तो इस तरह की इन्होंने जो है वो कुछ न्यूट्री फैक्टर टैबलेट्स, कुछ इस तरह के वाइटामिन जो हैं वो लेके आते हैं ये, और बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर भी इनके बहुत कस्टमर हैं। एंड दे ऑल्सो रीच आई थिंक more than 10 countries, and like they are making, I think in my point of view, they are making a good profit around the world, or it is kind of you can say that multinational company, like it became multinational company now। तो यहाँ पे जो है वो आप बिल्कुल न्यू अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वही विटामिन की मेडिसिन हैं, और लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, न्यू कस्टमर के पास लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मार्केट एक्सपेंड कर रहे हो अपनी। ठीक है, तो मार्केट ग्रो हो रही है आपकी, और यहाँ पे भी मीडियम रिस्क है। ठीक है, मीडियम रिस्क जो है वो क्यों है? क्योंकि देखो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई खर्चा नहीं ना आ रहा। ठीक है, तो वहां से आप बच सकते हो, ये इसमें एक है। तो इसलिए यहाँ पे मीडियम रिस्क है, बट लोवेस्ट रिस्क नहीं है, लेकिन मीडियम रिस्क है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला है, इसको यहाँ पर रेड भी किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई रिस्क भी है, हाईएस्ट रिस्क है बल्कि। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या है कि हम अपनी न्यू प्रोडक्ट को न्यू कंज्यूमर्स के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट और न्यू कंज्यूमर्स। तो इसमें जो है वो अब आपकी कोक भी आ सकती है। ठीक है, तो कोक में जो है वो जैसे आपको पता है कि ये मोस्टली क्या बनाती है, ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, लेकिन इसने डिफरेंट टी वगैरह और इवन के विटामिन वाटर के पानी के अंदर ही विटामिन है, vitamin water, different type of juices and different types of sports drinks. They like introduce a lot of other varieties, or totally you can say that the totally different product they just you can say that introduce into different totally new markets। तो यहाँ पर ये एक आपके पास एग्जांपल है कि कोक ने ऐसा किया है, इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को कोक ने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। जैसे कि एक कंपनी है, द नेम ऑफ द कंपनी आई थिंक जनरल इलेक्ट्रिक, और जनरल इलेक्ट्रिक है, और डिज्नी है, टाटा ग्रुप है। तो जो जनरल इलेक्ट्रिक है बेसिकली ये टोटली जो है वो फोकस करती थी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, लेकिन अब जो है वो इसने इलेक्ट्रिसिटी को भी रखा हुआ है साथ, डिफरेंट हेल्थ केयर रिलेटेड भी प्रोडक्ट लेकर आया, और इसने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लेके गए हैं जीई इलेक्ट्रिक। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हाईएस्ट रिस्क है तो हाईयर प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो एक ये चीज आपको कह सकते हो कि इसमें आपको बेनिफिट भी होता है।
अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स का एक पूरा मॉडल है, ठीक है। और हम फिर देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के साथ जो है वो कितने रिस्क एसोसिएट हैं। देन वी विल डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड विच टाइप ऑफ मार्केट वी शुड अप्रोच। तो इस तरीके से वी कैन मेक आर डिसीजन वेरी क्लियरली, ठीक है। अच्छा, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ना एक आपकी जो है वो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन भी होती है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन भी हो सकती है कि आप सेम इंडस्ट्री के अंदर आप जो आपकी आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, और आप किसी और, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन, वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे ये चीज ये हो रही होती है, आप कोई और चीज बना रहे हो और आपने किसी और के साथ इंटीग्रेट कर लिया और वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे भी आप ऊपर देखें, आपके सामने एक एग्जांपल भी होगी यहाँ पे, ये देखिए कि आप बना ये जूस रहे थे और बाद में जो है वो आपने डाइवर्सिफाई कर लिया अपने प्रोडक्ट को, ये शर्ट्स बनाने लग गए हो आप। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इंटीग्रेशन ही करनी है कि सर मर्ज ही करना है, ठीक है। मर्ज करना नहीं, सिर्फ मर्ज करना नहीं, इसके मर्ज करने के अलावा आप खुद से भी ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करके बाहर लेके जा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप मर्ज करो। तो ये नहीं कि ये दोनों कंडीशंस इसमें अप्लाई हो सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप अपने डिसीजंस बहुत क्लियरली ले सकते हो, रिस्क को बहुत इजीली आइडेंटिफाई सॉरी एनालाइज कर सकते हैं, रिस्क किस मार्केट में और किस प्रोडक्ट के साथ ज्यादा है। तो बहुत ही आसानी से, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास चॉइसेस जो हैं वो अवेलेबल है कि चॉइस कौन सी यूज करें, ग्रोथ करनी है तो विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड वी हैव four growth strategies, which is market penetration, in which you are going to sell more amount of your product to the same type of people, or you can say same type of customers, or in the same market. Okay, and the next but the benefit in this market penetration is that there is a lowest risk. And the second one is product development, that you are selling new products to new customer, sorry, to existing customers. You are making maybe different kind of other variations, you are adding different variations in your product, or you are maybe creating some kind of product differentiation, and you are selling these type of products to your existing customers. So this is the product development growth strategy. And there is medium risk associated with this growth strategy. And the fourth one is market development, in which you are selling your existing products to the new type of customer. And there is also medium risk because you are not maybe you're not accruing any kind of extra cost to making in your products. And the fourth one is diversification, in which you are selling your new products to new customers. So yes, there must be a highest risk because you don't know about the customer taste, the consumer taste, the you can see the social differences, the language barriers, or different barriers. You can say that whenever you want to approach a new customer, so it means that you have to put a lot of money into like into research, और मे बी यस रिसर्च। आपको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वहां पे जाने के लिए कोई ना कोई जॉइंट वेंचर देखना पड़ेगा, आपको वहां के लोगों की जो है वो आप बोल सकते हो कि उनकी उनकी प्रेफरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट कहीं पे लेके जा रहे हो, तो इट मीन्स दैट देयर आर मोर चांसेस ऑफ फेलियर whenever you are selling your new product to different new customer, or maybe into different new markets, or maybe foreign markets. Okay, तो ये है आपका आंसर ऑफ मैट्रिक्स, and then you can make choice that which type of growth strategy you can use, which maybe you can say that best translates your business strategy or your business objectives. ठीक है, चलें जी आगे आ जाते हैं।
Okay, so let's talk about the evaluation. Okay, so first of all, ANSOF matrix allow manager to think and analyze the degree of risk associated. Like it is already, we just learned this is already you can say the definition of ANSOF matrix. So we can pick this point as evaluation which with each area, and managers can then apply decision making techniques to assess the cost, potential gains, and with all options. कि किसमें ज़्यादा cost आ रही है. Of course, if there is high risk, it means that more cost will occur in that specific growth strategy. Okay. So ANSOF also help you to map the business strategy options. So you can create a map that if you make this product with this market, with this customer, so what will happen? How much you can say that risk will associate with these strategies. Okay. And it only consider two limitations. It is also important for business to also consider SWOT and PEST, because if you are making any kind of new product, so you should know the strength, weakness, opportunities, and threats. And of course, PEST is also important because if you are going into foreign markets, so it means that you should first analyze that in the market, in the foreign market, what type of political factors or maybe the economic factors and social factors and technological factors will influence your product. ठीक है, तो ये सब चीजें you have to look around and then you can make a decision. फर्स्ट ऑफ ऑल ANSOF जो है वो हमें ये बता रहा है कि रिस्क किस प्रोडक्ट के किस स्ट्रेटजी के अंदर ज्यादा है. वो हमें किसी भी तरह की मार्केटिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा कि विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन यूज और हाउ कैन वी यू कैन से ग्रैब न्यू कस्टमर्स. ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है. तो इट मीन्स दैट वी हैव टू मे बी analysis it further to supply the answer of our question. So it means that this is one of the biggest limitation of ANSOF matrix. And the other thing is that ANSOF matrix not giving us any kind of quantitative data. Okay, quantitative data is also more important, because if you know that if you introduce any kind of product into new market, and if you come to know that you will make this much profit, so you can easily analyze that whether you want to enter into new market or not, whether you want to make this product or not, whether you want to develop your product or not. ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी. Okay, so next we are going to talk about a force field analysis. अरे फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है, इसमें भी चॉइस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक चॉइस. सो दैट इज व्हाई इट इज, जो भी अप्रोच यहाँ पे यूज हो रही होगी, हर अप्रोच में वी आर मेकिंग चॉइसेस. ओके, what is force field analysis? A technique for identifying and analyzing the positive factors that support a decision. Decisions, there are basically two forces which we will study in this force field analysis. The first one is the driving forces, and the second one is the constraint forces. ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी बिजनेस कोई भी न्यू प्लान लेके आता है, ठीक है, तो कुछ ऐसी फोर्स होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उस प्लान के आप कह रहे हो कि उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही होती है, उसकी हेल्प कर रही होती है टू मेक दिस प्लान हैपन. बट उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जो ये मेक श्योर कर रही होती हैं कि वो प्लान सक्सेसफुल ना हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं ऐसी फोर्सेस को जो चेंज चाहती हैं, ऐसी फोर्सेस को जो कि चेंज के अगेंस्ट है. ठीक है, और हम ये देखते हैं कि विच फोर्स इज मोर पावरफुल, और उसको हम अपनी समझ के अकॉर्डिंग एक नंबर दे देते हैं. इट डजंट मीन दैट दिस देयर इज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला व्हिच आई एम गोइंग टू यूज इन इट. ये सिर्फ टोटली क्या है, दिस इज ओनली यू कैन से द इमेजिनरी नंबर, and we are giving this imaginary numbers to these forces just according to their intensity. ठीक है,
कि कोई फोर्स कितनी पावरफुल है, कितनी इंटेंस है, उसके हिसाब से हम उसको नंबर देंगे। चलिए सबसे पहले तो अब नंबर वाला अपने माइंड में जो है ना वो चीज रखें। अच्छा फॉर एग्जांपल ये है हमारा चेंज जो हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है वो जो चेंज है वो क्या है, अपग्रेड फैक्ट्री विद न्यू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, ठीक है। Your customer maybe wants a lot of more output from you. They are expecting that you should produce a lot of number or maybe a lot of output for their selves. So that is why you have to upgrade your factory with the new manufacturing equipment, because by doing this your productivity will be high, ठीक है। तो of course this is also a growth you can say, ठीक है। अच्छा तो ये आप चेंज लेके आना चाहते हो, ठीक है। दिस चेंज यू वांट टू मेक दिस हैपन। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि कह सकते हो कि इस चेंज को कह लो कि स्मूथ बना रही हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वन है कस्टमर वांट्स न्यू प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स जैसे मैंने भी आपको बताया, कस्टमर अगर न्यू प्रोडक्ट चाहते हैं तो इट मींस दैट यू हैव टू अपग्रेड योर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो इट मींस दैट कस्टमर ने आपको वैलिडेशन दे दी है। देखो एक तो ये है कि अच्छा आप खुद से अपग्रेड करना चाह रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को, आपने अपग्रेड कर लिया, बाद में पता चला कि कंज्यूमर्स को तो आपके प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इट मींस कि आपने बहुत ही बेवकूफी के साथ पैसा खर्च किया, बहुत बेवकूफी से आपने जो है वो फिक्स कॉस्ट लगा दी है, ठीक है। बट एक जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, आपको वैलिडेशन मिल गई है कस्टमर की तरफ से कि दे आल्सो वांट सम न्यू प्रोडक्ट्स। सो इट मींस दैट यू हैव टू परचेज एनी न्यू मशीनरी because your maybe old one is not able to produce that type of product which might want by customers, ठीक है। चलें इसको हमने इमेजिनरी दे दिए 4 मार्क्स, बिकॉज कस्टमर बहुत बैडली चाहते हैं कि भाई मिलनी चाहिए किस तरीके से, तो हमने इसको 4 मार्क्स दे दिए, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर है, हम उसको उसकी इंटेंसिटी के ऊपर दे रहे हैं कि ये फोर्स कितनी पावरफुल है, कितना ज्यादा कस्टमर की तरफ से आपको वो आ रहा है, क्या कह सकते हैं, कंप्लेन्स आ रही हैं या फॉर एग्जांपल आपको सजेशंस आ रही हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड इम्प्रूव प्रोडक्शन स्पीड। तो ये भी है कि भाई इससे आपकी प्रोडक्शन स्पीड इंप्रूव होगी, तो इसको आपने 2 मार्क्स दे दिए। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम। देखो ट्रेनिंग टाइम भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हो सकता है कि जी ये मशीनरी को ऑपरेट करना इज वेरी इजी other than the old ones, because maybe there are no such variations or maybe their technology maybe the worn out technology, so that is why this is not easy for the laborers to operate the old machinery. So that is why if you upgrade your factory equipment, so maybe these type of equipments, this new equipment would be you can say that more easy to adopt, or maybe it is very easy to operate, so that is why your training cost or maybe your training time will be reduced, ठीक है। तो एक ये जो है वो उसको हमने दिए 3 मार्क्स। लो मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जो ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं मांगती हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं आए दिन खराब हो रही हैं, कुछ मशीनरी ऐसी होती हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो आपको 20-20 साल का वो दे रही होती हैं, क्लेम कर रही होती हैं 20 साल तक इसका ये पार्ट खराब नहीं होगा, 25 साल तक इसका ये पार्ट खराब नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट योर मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी लो, ठीक है। सो दिस कॉस्ट विल ऑल्सो लो, दिस कॉस्ट विल ऑल्सो लो, तो इट मीन्स दैट योर ओवरऑल कॉस्ट will low, but yes your um, fixed cost is high, but it will spread over the increased number of outputs, okay, so you don't worry about it। तो थोड़ी बहुत कॉस्ट जो है जो आपकी रेगुलर लग रही है वो कम से कम खत्म हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट एक बार ज्यादा आएगी, बट जब आउटपुट ज्यादा क्रिएट होगा तो वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कम हो जाएगी। चलें जी अगेन इसमें कौन से चेंजेस हैं जो चाह रहे हैं कि अपग्रेड ना हो हमारी फैक्ट्री का इक्विपमेंट। फर्स्ट है लॉस ऑफ स्टाफ ओवर टाइम। लॉस ऑफ स्टाफ ओवर टाइम, स्टाफ जो है वो ओवर टाइम नहीं करेगा,
दूसरा, स्टाफ फियरफुल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी टेक्नोलॉजी न्यू आती है, all I think mostly all kind of employees, I don't know why they always you can say that afraid of using the new technology. So like they always you can say that against the change, you know, जब भी कोई चेंज आता है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं. So there might be a reason because they think that they are capable enough, or maybe they have a lot of experience. So if they maybe cannot use a new technology, or if they cannot handle a new technology, maybe their reputation will be down in front of the manager, or maybe administration staff. So these kind of fears I think they have. So that is why they always fearful of new technology. तो जब स्टाफ ही न्यू टेक्नोलॉजी को लेके रेडी नहीं है तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है. सेकेंडली, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. मशीनरी या मे भी कुछ पोल्यूशन क्रिएट कर रही होगी तो वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करेगी, तो लेकिन इसको सिर्फ 1 मार्क दिया हुआ है. कॉस्ट, जाहिर सी बात है यार, परचेज करने की कॉस्ट तो आनी आनी है, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे आएगी आएगी. ठीक है, ये तो है ही है. और डिस्ट्रप्शन, कि ये मशीनरी बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगी, ये भी है. अच्छा, यहाँ पे अब आप इसको देखें कि इसको दिए हुए टोटल 10 मार्क्स, इसको दिए हुए हैं टोटल 11 मार्क्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चेंज के लिए जो फोर्स है ना वो कम है, और जो चेंज नहीं चाहती है ना, जो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं. इसको अब कम कैसे करें? देखो, सबसे ज्यादा ना यहाँ पे जो मार्क्स मिले हुए हैं ना, वो लॉस ऑफ स्टाफ ओवर टाइम है, और स्टाफ फियरफुल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है. देखो, मशीनरी अब बहुत जल्दी काम कर लेगी, स्टाफ का ओवर टाइम में लगेगा, तो स्टाफ को ये होगा कि हमें सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी. ठीक है, फिर उसके बाद वो न्यू टेक्नोलॉजी है, उनको यूज करनी नहीं आती, वो इसलिए भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इससे. तो इसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं. देखो, इसको तो नहीं कम किया जा सकता, ये तो कॉस्ट आनी आनी है. अगर इसको अपग्रेड करना है तो कॉस्ट. अब जिस चीज को किया जा सकता है, ठीक है, अब इसमें इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट को भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रप्शन को भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो मशीन के साथ ही आएगी ना दोनों प्रॉब्लम्स. इसके ऊपर काम किया जा सकता है. हमने बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे 10 है ना, तो इसको कम करना है, 11 को. इसको कम से कम इतना कम करें कि आ, यानी कि ये प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है ना, इसको रिड्यूस करें ताकि ये मशीन अपग्रेड की जा सके. ठीक है, अब ये भी डिपेंड करेगा कि उसको अपग्रेड करना इम्पोर्टेंट कितना है. ठीक है, if it is not so much important, so you can just cancel this you can say the plan of yours. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, so it means that this may be strategy, or maybe this plan will not work out for you in the future. So you can cancel it anytime, or especially not anytime when you want to make a change in your um, maybe in your company. So if you are, so basically this is to make choices. ठीक है, कि करें या ना करें. ठीक है, so that is why this is called strategic choices, and this approach is like used as choice whether to um, like choose this or not. ठीक है. अच्छा, अब इसको कैसे करें? अच्छा, इसको कैसे किया जा सकता है? इसमें इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, मोटिवेट किया जा सकता है. यानी कि वो जो आपने यूनिट नंबर 2 पढ़ा हुआ है ना, एचआर वाला, ठीक है, उसमें जो भी आपने स्टडीज पढ़ी थी, मतलब जो भी आपने, वो कौन सा वो यूज करें, जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मशीनरी ना होती, कोई प्रोजेक्ट नया लेके आना होता, ऐसा भी होता ना, प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल लेके आ रहे हो अपने यहाँ, तो वो भी तो एक ग्रोथ ही है. ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट नया लेके आ रहे हो और वहां पे स्टाफ रेडी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, तो वहां पे वो जो एक था आपका एचआर वाले चैप्टर में, प्रोजेक्ट चैंपियंस, तो प्रोजेक्ट चैंपियंस में आप क्या करते हो कि वो कोई 2-3 लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, वो उस प्रोडक्ट के हेड होते हैं, और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं अपने काम में, और वो इतना मोटिवेट कर देते हैं ना अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो खुश हो जाते हैं प्रोडक्ट करने के लिए. तो मतलब डिफरेंट, वो जो एचआर वाला जो चैप्टर है ना आपका सारा, जहाँ जहाँ
ये स्टाफ को रिलैक्स किया जा सकता है, वो सारा आप यहाँ पे यूज करके इसकी जो इसको ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हो आप। जीरो, अभी ये फ्री है ना, इसको जीरो कर दो। उसके बाद ये है कि वो ओवर टाइम नहीं करेंगे, उससे लॉस ऑफ स्टाफ ऑफ ओवर टाइम, उनको मे बी वेजेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको कोई भी जो है वो फाइनेंशियल अवार्ड्स थोड़े बहुत दे दो, या फिर उनको जो है वो कोई ना कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज दे दें, कोई पर्क्स वगैरह दे दें, जिससे कम से कम जो है वो उनका ये प्रॉब्लम जीरो हो जाए, या फिर कम से कम चलो अगर यहाँ पे 3 है तो 2 हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, जो स्टाफ है वो ज़्यादा रेजिस्ट ना करे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ से 3 माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2 माइनस हो गया, तो यानी कि टोटल 5 माइनस हो गया। तो 11 माइनस 5 कितना है? 6। तो ये देखो, अब आपके पास जो है वो चेंज वाली जो पुशिंग फोर्सेस है ना, वो 10 है। वो उसकी जो मतलब टोटल जो उसको नंबर दिए हैं वो 10 है, और इसकी 6 है। तो इट मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर काम कर लें तो हम ये अपग्रेड कर सकते हैं। बट उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, वही मैंने बताया कि देखना पड़ेगा वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट। ठीक है, वेदर इट इज यू कैन से दैट इज इट एनी इमरजेंसी टू अपग्रेड योर फैक्ट्री इक्विपमेंट। तो अगर ये चीजें हैं तो इट मीन्स दैट यू हैव टू रिड्यूस द रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ठीक है, बाय लाइक एनी इन एनी कॉस्ट। अच्छा, एक ये भी जो है वो आपके लिए वो मैंने निकाला था, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बस आप एक बार जो है वो देख लें, मैं बस आपको बोल के बता देती हूँ, बट क्योंकि आई जस्ट ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लॉट अबाउट द फोर्स फील्ड एनालिसिस, सो आई थिंक देयर इज नो यूज टू टॉक अबाउट दिस अगेन एंड अगेन, बट एक बार देख लेते हैं। फोर्स फील्ड एनालिसिस में जो फॉर्म में है, इट मीन्स के वो पुशिंग फोर्सेस हैं, लाइक दे आर मेकिंग दिस प्लान टू हैपन, एंड अगेंस्ट में रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं। और इसमें जो है वो प्लान जो है वो उनका क्या है कि एक्सटेंडिंग ब्रांड इनटू सीरियल मार्केट। ठीक है, सीरियल मार्केट में उन्होंने अपनी ब्रांड को जो है वो एक्सटेंड करना है। तो इसमें कस्टमर टू ब्रांड, मतलब कस्टमर बहुत लॉयल है, तो इट मीन्स दैट यू कैन इजीली एक्सटेंड योर ब्रांड। और दूसरा है मूविंग इनटू न्यू सेगमेंट, सो इट आल्सो मीन्स दैट यू कैन एक्सटेंड योर ब्रांड। और इंक्रीज इन सेल्स, तो ये भी इसमें आ गया। तो उसको सबको मार्क्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और कॉस्ट इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, रिस्क जो है वो ऑफ कोर्स ज्यादा है, जैसे हमने अभी एंस ऑफ मैट्रिक्स में भी देखा है। और कंपैटर्स का रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का मतलब ये जी कंपैटर्स जो है वो रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट जो है वो किसी तरीके से भी कर सकते हैं, आपसे अच्छी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, आपसे अच्छी इनोवेशन कर सकते हैं, आपसे अच्छी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपसे वो जो है वो बहुत कम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, आपसे अच्छी मार्केटिंग एक्सपर्टीज लेके आ सकते हैं, आपसे अच्छा स्टाफ लेके आ सकते हैं, आपसे अच्छे स्किल्ड वर्कर्स लेके आ सकते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी मशीनरी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। चलें, इवेल्युएशन, फाइनली वी आर लाइक वी आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स आवर एंडिंग। सो इवेल्युएशन, अच्छा इवेल्युएशन में क्या है? Unskilled or inexperienced managers could fail to identify all of the relevant forces involved in the change process. देखो ये काम सारा मैनेजर्स ने करना होता है। अगर if you are a maybe unfortunate company, so it means that you must have unskilled workers, sorry, unskilled managers and inexperienced managers, or maybe they will fail to identify different pushing forces and constraining forces. It means that you will end up in maybe you will get a wrong number, maybe it will नो यूज, इसका कोई यूज नहीं होगा आपकी चॉइस मेकिंग में कि आपको ये प्लान या ये स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन करनी है या फिर नहीं करनी है। सो इट मीन्स दैट योर मैनेजर शुड बी एक्सपीरियंस एंड दे शुड बी स्किल्ड, so they can make a better force feed analysis, and you can make a better decision related to um, change or maybe related to your new plans. ठीक है, so it means that your force field analysis
validation, or you can say the accuracy of your force field analysis totally depends on your managers and managers skills and their experience. ठीक है. The allocation of numerical values to the driving and constraining forces is rather subjective. जाहिर सी बात है subjective है. यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज तो नहीं हो रहा, हम खुद से सोच रहे हैं ना कि हाँ स्टाफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको 3 नंबर दे दो. ठीक है. कस्टमर जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है, वहां पे आपके 1 लाख कस्टमर हैं, और उसमें से किसी 2,000 ने बोल दिया कि यार प्रोडक्ट चेंज करो, या प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, या न्यू प्रोडक्ट लेके आओ. ठीक है. क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको सजेशन भी दे सकते हैं ना कस्टमर, वो एक वेबसाइट पे उनके होता है ऑप्शन कि आप हमें सजेशन दे सकते हैं, तो वहाँ पे अक्सर कस्टमर सजेशन भी डाल देते हैं. या फिर जब भी वो आउटलेट विजिट करते हैं, तो वहां पर भी समटाइम वो जो कंपनीज होती है ना, तो वो अपने वो कार्ड दे रही होती है उनको लिखने के लिए कि आपने कुछ सजेशन करनी है तो कर दें. ठीक है. तो ये चीज, तो इस तरीके से अगर वो आपको 1 लाख कस्टमर में से कोई 20,000 बोल दे कि हमें न्यू प्रोडक्ट चाहिए, और आप उसको नंबर दे के बैठे हुए हो 6, और बाद में जब आपने जो है वो अपने कुछ स्टाफ को निकाल दिया इस चक्कर में कि ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, न्यू स्टाफ ले आओ, इट मीन्स दैट यू ऑल्सो लॉस्ट योर एक्सपीरियंस स्टाफ. बट at the end maybe your product is maybe will not work, or maybe your product will not liked by your customers. तो क्या फायदा हुआ, there is no use of developing your product. ठीक है. तो सब्जेक्टिविटी प्रॉब्लम है. जो नंबर्स दिए जा रहे हैं ना, वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, मुझे ये लगता है. क्या सब्जेक्टिविटी मीन्स मुझे ये लगता है, तुम्हें ये लगता है. मुझे लगता है कि कस्टमर जो है वो उनकी बहुत डिमांड है, मुझे लगता है कि जो स्टाफ है उनकी बहुत रेजिस्टेंस है. ठीक है. तो उनकी इंटेंसिटी को सब्जेक्टिव बनाया जा रहा है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑन एनी ट्रू न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो इट मीन्स दैट यू विल गेट maybe a wrong number when you have done with your force field analysis. ठीक है. Two managers independently undertaking the same force field analysis and could arrive at rather different values for the forces and consequently purpose very different decisions based on their assessments. कि क्या होता है कि हम 3 से 4 लोगों को दे देते हैं मैनेजर्स को, तो चलो लेट्स एनालाइज आवर फोर्स फील्ड. ठीक है. आपने उनको दे दिया बनाने के लिए, अब वो बना रहे हैं, सब लोग अपना अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, मेरे लिहाज से इतने नंबर, मेरे लिहाज से इतने नंबर, अब सबके डिफरेंट आ रहे हैं, क्या करोगे आप, चूज करोगे उसको या नहीं करोगे. कोई नंबर जो है वो कहीं पे, कोई मैनेजर बोल रहा है नहीं मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जो पुशिंग फोर्सेस हैं, so it means that we can work on that, but the other manager says no, it will not work according to me, our constraining forces is higher than the pushing forces. So it means that this project, or maybe this new innovative product, or maybe the development of the product will not work for us. Maybe we will find ourselves in the maybe lower profitability, or maybe we will find ourselves with the higher risk. So we should not continue this. बहुत सारे ऑप्शंस होंगे वहां पे, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे होंगे, तो इट मींस दैट द असेसमेंट्स विल बी डिफरेंट. सो हाउ कैन वी मेक एनी काइंड ऑफ strong decisions on the weak assessments of your managers. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम है. So this is the all we have like points in evaluation of force field analysis. So I just done with this. So we have actually 2 other approaches. The first one is decision tree, and the second one is investment appraisals. So I will make 2 different videos on like these 2 topics individually. Like I will make separate videos on that, so you can better understand, because I think these topics you can say that especially investment appraisals, like it has a lot of other approaches also. So I think it would be best if I make a separate video on that, on both topics. So for now I am going to say you goodbye, and we will
we will meet you, like I will meet you again. Okay, so बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।